तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज जो है वो हम ये लेटर मुगल्स इनको पूरा कवर अप करेंगे। हमने जो है वो शुरुआत की थी मॉडर्न हिस्ट्री की एज अ टीम। मतलब इसमें जो है वो हम सबसे पहले ही मतलब हमने जो है वो नेटिव रूलर्स को भी पढ़ लिया है, जिसमें हमने अर्ली मुगल्स के बारे में बात कर ली है, और लेटर मुगल्स को हम आज कवर कर देंगे। देन उसके बाद हम यूरोपियंस को कवर करेंगे, या हम कहें कि फॉरेनर्स को जो है वो हम कवर करेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे कॉमन मैन की। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो नेटिव रूलर्स की जो भारत में पहले से रूल कर रहे हैं, जैसे कि मुगल्स हो गए, या फिर मुगल्स में भी अगर हम बात करें तो अर्ली मुगल और लेटर मुगल। देन उसके बाद फॉरेनर्स में हम बात करेंगे जो यूरोपियंस भारत में आए, और फॉरेन अटैक्स जो कि बाहर से जो है वो अटैक हो रखे हैं। ये जो है वो हमारी बेसिक थीम रहेगी, जिसके अराउंड हम पूरी की पूरी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आज हमने बात की थी सबसे पहले अर्ली मुगल्स के साथ, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन सबको पूरा कवर कर दिया है। देन लेटर मुगल्स की हमने बात की थी, और लेटर मुगल्स की जो फेज है इसको हम कहते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मतलब एक बड़ा पूरे इंडिया पे रूल करने वाला मुगल एम्पायर जो है वो 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और फाइनली 1857 तक जो है वो, अगर हम बात करें, वो सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड था। जिस मुगल साम्राज्य ने पूरे के पूरे भारत पर रूल किया वो सिर्फ दिल्ली तक ही लिमिटेड था टिल 1857। तो ये इस फेज को बोलते हैं हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण रहे हैं। रीजंस में अगर हम बात करें तो हम जो वीक एम्परर यानी कि औरंगजेब के बाद के जितने भी एम्परर थे वो कमजोर थे। दूसरा, कमजोर उनके कमजोर होने का कारण क्या था? करप्शन थी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो उनके नॉबल्स थे वो उतने वफादार नहीं थे। नॉबल्स स्ट्रांग तो थे, कैपेबल थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो ट्रेशल ऑफ पावर था, मतलब वो सरकार की तरफ लॉयलिटी नहीं थे, लॉयल नहीं थे। और उनके जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आ जाते हैं। देन उसके बाद जो है वो देश या एम्पायर। उसका लैक ऑफ नोबिलिटी यहाँ पर हमने कवर कर दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो यहाँ पर देखे गए हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो मुगल एम्पायर का जो है वो डाउनफॉल हुआ है। जागीरदारी क्राइसिस की जो जागीरदारी क्राइसिस मुगल साम्राज्य की जो है वो बेस था, वही जागीरदारी क्राइसिस जो है वो जब सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ जाती है, तो जो जागीरदार थे वो खुद की जो है वो सुप्रीमेसी मेंटेन करने में लग जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो है वो धोखाधड़ी जो है वो मुगल साम्राज्य के साथ करनी शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से भी जो है वो जागीरदारी क्राइसिस की वजह से भी जो है वो मुगल एम्पायर का जो है वो डाउनफॉल हुआ है। मिलिट्री क्राइसिस, जब आपके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगा जब, तो उस केस में आप सैलरी किस तरह से पे कर सकते हो? तो जब सैलरी नहीं पे कर पा रहे हो आर्मी ऑफिशियल्स को, तो जनरल सी बात है कि वो रिवोल्ट करेंगे। तो इससे भी जो है वो मिलिट्री क्राइसिस आए। प्लस यहाँ पर एक बात और समझना कि जो रूलर्स थे वो उतने कैपेबल नहीं थे कि वो रिफॉर्म्स या फिर कुछ और जो है वो इनिशिएट करते हैं। तो जिसकी वजह से भी जो है वो फाइनली यहाँ पर जो है वो क्राइसिस जो है वो देखे गए हैं। ये याद रखना। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि राइज ऑफ अदर पावर्स। जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो एक साम्राज्य का डिक्लाइन, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक साम्राज्य का डिक्लाइन होता है तो दूसरा राइज करता है। तो तो यहाँ पर जो है वो मराठास, यूरोपियन, सिख, इन सब का जो है वो राइज हुआ है। तो जिसकी वजह से भी जो है वो मुगल एम्पायर जो है वो दिल्ली तक लिमिटेड जो है वो रह गया। उसके बाद हमने बात की थी लेटर मुगल्स में कि कौन कौन से जो है वो लेटर मुगल्स में जो है वो एम्परर जो है वो रहेंगे। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस को आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहादुर शाह वन, देन उसके बाद जहांगीर शाह आते हैं, फिर फारूक सियार आते हैं, फिर उसके बाद दो छोटे छोटे रूलर्स आते हैं, एक राफी उस दाराजट और एक राफी उस दौला। ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जो बाद में बीच में आती है एक साल के लिए, विद इन 1 ईयर इनको जो है वो वजीर मार देते हैं। देन उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बनते हैं 1719 से लेकर 1748 के बीच में। अहमद शाह ये याद रखना, ये अहमद शाह ओनली अहमद शाह है, ठीक है। 1748 से लेकर 54। देन आलमगीर सेकंड, फिर उसके बाद शाहजहां थर्ड, फिर उसके बाद शाह आलम सेकंड बनते हैं, और फिर अकबर सेकंड। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट जो बनते हैं वो बनते हैं बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी इन्वॉल्व है। तो इन जो है ये एम्परर्स है, प्लस इनके साथ इनके टाइम पे होने वाले इवेंट्स को जो है वो हम आगे जो है वो आज डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। फिर हमने एक फैक्टर को और समझा था, क्योंकि ये मेंस में लिखने के लिए आता है, कि औरंगजेब किस तरह से जो है वो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले औरंगजेब की पॉलिसीज। तो औरंगजेब की एक पॉलिसी थी रिलीजियस पॉलिसी। दैट मीन्स औरंगजेब ने क्या किया, एक तो जजिया को रीइंपोज कर दिया, उसने अदर रिलीजियस टैक्स लगाए।
उसने क्या किया कि टेम्पल्स को रिकंस्ट्रक्शन जो है वो जैसे रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर या फिर अगर कुछ नए टेम्पल्स बनाने थे तो उन्होंने जो है उसको बैन कर दिया। इवन लाइक कि उसने जो है वो हिमाचल का भी एक रूलर था, उसको भी जो है वही ऑर्डर किया कि आप जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन करो, बट उसने डिसऑबे करने से उसको उसको ने नहीं फॉलो उसको किया था, और उसने जो है वो टेम्पल डिस्ट्रक्ट नहीं किए थे। तो पहला रिलीजियस हो गया। दूसरा दक्कन पॉलिसी में अगर हम बात करें तो औरंगजेब का इंटरेस्ट था बीजापुर गोलकोंडा में। और तीसरा हो गया मराठा। तो इन इन इसके लिए जो है वो औरंगजेब ने क्या किया, पूरी अपनी लाइफ के जो है वो मोस्ट ऑफ द ईयर जो वो दक्कन में स्पेंड किए, जिसकी वजह से ये जो है वो इसको बीजापुर और गोलकोंडा को ही एनेक्स करने में जो है वो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो उसने यूटिलाइज कर दी, अपने रिसोर्सेज को वहां पर यूटिलाइज किया। तो जिसकी वजह से भी जो है वो मुगल एम्पायर में जो बाद में जो है वो क्राइसिस देखे गए हैं। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। औरंगजेब ने क्या किया है कि दक्कन जो ये कैंपेन था औरंगजेब का, इसको इन्वेस्ट करने के लिए उसने एक तो रॉयल ट्रेजरी को यूज किया, तो जिसकी वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह थी वो सारी की सारी दक्कन में ही ड्रेन हो रही थी। तो उसकी वजह से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर देखी गई है। सक्सेशन क्राइसिस। अब औरंगजेब जो है वो एम्परर बना था अपने भाइयों को मार के, तो इससे जो है वो आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज जाता है कि आप भी जो हो वो क्या कर सकते हो, अपने भाइयों को मार के एम्परर बन सकते हो। तो सिमिलर जो है वो औरंगजेब के बेटे जो थे बहादुर शाह, वो भी ऐसा करते हैं कि अपने सारे भाइयों को मार देते हैं और फिर जो है वो एम्परर बन जाते हैं। तो इससे एक तो ये होता है कि एक तो लीडरशिप जो है वो जो मुगल लीडर हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा उसके बाद ये होता है कि यहाँ से जो है वो एक मैसेज जाता है कि यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकली कोई भी जो है वो सिक्योर नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर में और आता है कि औरंगजेब ने क्या किया था, सारी पावर जो है वो अपने पास रख ली थी। दैट मीन सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिसकी वजह से गवर्नर्स जो है वो इनसिक्योर हो गए थे कि उनके पास कुछ पावर ही नहीं थी, तो वो किस तरह से रूल कर सकते थे। तो ये भी फैक्टर है उनके विद्रोह का अगेंस्ट द औरंगजेब, या बाद में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम बात करते हैं बहादुर शाह वन के बारे में। बहादुर शाह वन को जो है वो मुजैयम भी कहते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका दूसरा नाम मुजैयम था, ये याद रखना। 1707 से लेकर 1712 के बीच में जो है वो ये एम्परर बनता है, मुगल एम्परर बनता है, याद रखना। और इसके टाइम पे जो है ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है कि जो चैलेंजेस इसने फेस किए, लाइक सबसे पहला चैलेंज इसने फेस किया था इकोनॉमिक क्राइसिस का। उसके बाद सिख जो है वो रिवोल्ट करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद जो है वो बंदा सिंह बहादुर जो है वो अगेंस्ट बहादुर शाह जो है वो रिवोल्ट करते हैं, तो ये चैलेंज था। यहाँ पर राइज ऑफ यूरोपियंस यूरोपियंस का जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था, तो जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन में भी जो है वो कमी आ रही थी। तो कुछ एक चैलेंजेस जो है वो ये फेस कर रहा था। अब इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इसने जो है वो थोड़ी बहुत कोशिश करी। सबसे पहली कोशिश इसने ये करी कि इसने सिखों के साथ दोस्ती करने की ट्राई करी। आफ्टर जब जब अगर हम बात करें कि औरंगजेब की डेथ के बाद कहीं ना कहीं इसने कोशिश करी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो है वो फ्रेंडशिप करने की, और उन्हें जो है वो हायर मनसबदारी दी। दैट मीन्स हायर रैंक दिया, हायर अथॉरिटी दी, हाई रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो सिखों और मुगलों के बीच में दोस्ती हो पाए। पहली कोशिश। उसके बाद दूसरी कोशिश इसने ये करी कि जो दक्कन में अगर हम बात करें मराठा थे, तो मराठास में एक पॉलिसी सिस्टम था यहाँ पे मराठास की अगर हम बात करें कि मराठा का सरदार। तो सबसे पहले जो थे वो शिवाजी थे। शिवाजी के बाद उनके बेटे थे संभाजी। संभाजी के बाद शिवाजी के एक और बेटे थे राजा राम। ये मराठा सरदार बनते हैं। और राजा राम के बाद बनते हैं राजा राम के बेटे शिवाजी सेकंड। अब होता क्या है कि शिवाजी और संभाजी को जो है वो औरंगजेब मार देते हैं, प्लस संभाजी का एक बेटा था जिसका नाम था शाहू जी। संभाजी को तो मार देते हैं, लेकिन शाहू जी के साथ ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक जो हो वो आप मेरे पास ही जो है वो कैद में रहोगे। उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट अपने कोर्ट में करके रखता है, अपने कोर्ट में अरेस्ट करके रखता है उन्हें, और रिस्पेक्टेबल पोजीशन देता है। ऐसा नहीं होता है कि रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर फिर ये क्या करता है, आइडली क्या था कि जब जब शिवाजी के बाद संभाजी बने, तो संभाजी के बाद उनका बेटा शाहू जी जो है वो मराठा सरदार बनना चाहिए था। लेकिन शाहू जी तो उस टाइम पे जेल में थे, या कैद में थे औरंगजेब की, तो वो तो नहीं बन सकते थे। तो यहाँ पर बनते हैं राजा राम। फिर राजा राम की डेथ हो जाती है 1707 में। अब 1707 में डेथ हो गई, इस टाइम भी जो है वो शाहू जी नहीं थे। तो यहाँ पर जो है वो राजा बन गए राजा राम के बेटे शिवाजी सेकंड, मराठा सरदार बन गए। बट होता क्या है,
1707 में यहाँ पर औरंग जो बहादुर शाह थे वो शाहू जी को रिलीज कर देते हैं। रिलीज तो कर देते हैं, बट नॉट एक्सेप्टेड एज मराठा सरदार, बट मराठा सरदार नहीं एक्सेप्ट करते। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो शिवाजी सेकंड थे और शाहू जी थे, इन दोनों के बीच में मराठा सरदारशिप के लिए, यानी कि कौन अगला मराठा सरदार बनेगा, उसके लिए लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। काइंड ऑफ अ सिविल वॉर जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि शाहू जी को रिलीज तो कर दिया, अब मराठा सरदार एक्सेप्ट नहीं किया, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये है कि चौथ और सरदेशमुखी दो टैक्स थे जो मराठा को दिए जाते थे, जिससे मराठास की जो है वो स्वराज्य या स्वर जो है कि एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जो है वो क्लियर होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये चौथ नहीं देते हैं, सरदेशमुखी दे देते हैं। दैट मीन्स ये सरदेशमुखी ही ग्रांट करते हैं, ओनली चौथ नहीं ग्रांट करते, जिसकी वजह से ये मराठा जो है वो सरदार एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका कारण भी था, इसका कारण ये था कि अगर ये मराठा को यहाँ पर जो है वो शाहू जी को मराठा सरदार एक्सेप्ट कर लेते, तो दैट मीन्स ये मराठा जो है वो किंग बन जाता। फिर ये जो है वो एज अ जो है वो ये कंसिडर नहीं करते मुगल को एज अ एम्परर। तो इसलिए इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ शाहू जी को, तो कहीं ना कहीं ये अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा, और फिर ये मुगल साम्राज्य को जिससे जो बिल्कुल अलग हो जाएगा और मुझे एम्परर नहीं मानेगा। तो इसलिए ये इसको रिलीज नहीं करते हैं, मतलब रिलीज कर देते हैं लेकिन पूरा सरदार जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसको कहते हैं हाफ हार्टेड पॉलिसी। पूरे दिल से उन्होंने ये पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया था, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बस इसके बाद इनको जो है, इन्होंने क्या किया है, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी और जागीरदारी खुलकर बांटी है, मतलब जिस जो राजा मिला उसको हायर मनसबदारी दी है ना। तो एक काफी खान एक हिस्टोरियन था, उन्होंने इसको कहा है एक शाह बेखबर। ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक तो नाम याद रखना, मुजयम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है वो इसमें काफी खान वाला याद रखना। देन इसके बाद नेक्स्ट जो एम्परर बनते हैं सर वो है सर जहां। ये राजा राम कैसे मतलब कैसे डेथ हुई इसकी? राजा राम की नॉर्मली डेथ हो गई थी, बीमार थे ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब कोई वो तो नहीं था ना, मर्डर नहीं नहीं टाइप? नहीं नहीं, कुछ कोई वॉर वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, बीमार रहते थे, मृत्यु हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह का जो टाइम है वो 1 साल का है। अब यहाँ से याद रखना कि मैंने कहा था कि वीक रूलर लेकिन स्ट्रॉन्ग नॉबल। तो इनका जो नॉबल था वो था जुल्फिकर खान। जुल्फिकर खान जो है वो जहांदर शाह को सपोर्ट करते हैं, और जो जहांदर शाह वो क्या बन जाते हैं, एम्परर बन जाते हैं। जहांदर शाह सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जो चैलेंज आता है वो मराठा का चैलेंज आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस इनके लिए आते हैं, और दूसरा बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर पंजाब में राइज कर रहे थे। अब ये इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मेजर्स लेता है, मतलब जहांदर शाह नहीं लेता है मेजर, मेजर उनका वजीर उठाता है। तो सबसे पहले वो इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम शुरू करता है। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले फार्मर को जमीन देते हैं, फिर वो जमीन के ऊपर टैक्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये सिस्टम तो अच्छा था अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाता, लेकिन ये प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो अमाउंट था फिक्स था, वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, और ऊपर से जमींदार अपनी मर्जी से कलेक्ट कर रहे थे। तो इससे क्या है कि प्रोस्पेरिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सोसाइटी में खत्म होती है। तो ये भी एक कारण था इकोनॉमिक क्राइसिस का, और इसके लिए इजारा रेवेन्यू फार्मिंग जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की गई। दूसरा, दक्कन चैलेंज में इसके पास था मराठा। तो ये क्या करता है, शाहू जी को चौथ और सरदेशमुखी दोनों ग्रांट कर देता है। यानी कि शाहू जी को चौथ और सरदेशमुखी दोनों ग्रांट कर देता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेप्ट करता है शाहू जी को एज मराठा सरदार। मराठा सरदार जो है वो शाहू जी को ये एक्सेप्ट करता है, ये बात याद रखना। और ये जजिया को अबॉलिश करते हैं। जजिया एक नॉन रिलीजियस मतलब टैक्स, एक रिलीजियस टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। तो ये जो है वो उसको जो है वो इन्होंने क्या किया, जजिया को अबॉलिश कर दिया। तो कहीं ना कहीं से कोशिश करी कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जाए, क्योंकि नोबल जो है यहाँ पर जुल्फिकर खान की अगर हम बात करें वो कैपेबल था। जो जुल्फिकर खान था वो कैपेबल था, लेकिन जहांदर शाह उतना कैपेबल नहीं था। और इसको फर्स्ट पपेट किंग भी कहा गया है, जहांदर शाह वॉज द फर्स्ट पपेट किंग, ये भी याद रखना। जुल्फिकर खान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉबल्स में मैंने आपको कल भी बताया था कि नॉबल्स में जो है वो 4 फैमिलीज जो है वो यहाँ पर आएगी। एक हिंदुस्तानी, दूसरा तुर्रानी, तीसरा ईरानी और अफगानी। ये 4 नोबल फैमिलीज है, इनकी जो है वो आपस में बनती नहीं है। हिंदुस्तानी, तुर्रानी, ईरानी और अफगानी, इन दोनों की आपस में जो है वो इन चारों की नहीं बनती है। जिसकी वजह से अगर राजा के क्लोज हिंदुस्तानी वाला है तो बाकी 3 उसके अगेंस्ट है।
अगर राजा के क्लोज अफगानी नॉबल है तो बाकी तीन उसके अगेंस्ट है। तो इस यही जो है वो ट्रेशल ऑफ पावर की वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो एम्परर जो है वो बदलते गए हैं। तो जुल्फिकर खान जो है वो नॉबल थे, जो है वो एबल थे। इनका जो ड्रीम था, ये याद रखना कि जुल्फिकर खान का जो ड्रीम था वो था दक्कन में। ये चाहते थे हैदराबाद स्टेट को एस्टेब्लिश करना, और ये इस चक्कर में थे कि इन्हें जो है वो दक्कन चले जाना है और हैदराबाद एक स्टेट बनाकर वहां पर रूल करना है। बट लेकिन जुल्फिकर खान ऐसा नहीं कर पाते और एक साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। अब उन्हें मारते हैं नेक्स्ट जो वजीर थे, दैट इज योर सैयद ब्रदर्स। ये दो इंपॉर्टेंट भाई हैं जिन्होंने जो है वो पपेट किंग का सिस्टम जो है वो और जो है वो आगे कंटिन्यू किया, जिसमें ये राजा बनाते हैं फारूक सियार को 1713 में। फारूक सियार को राजा कैसे बनाते हैं? ये मार देते हैं जहांदर शाह को और जुल्फिकर खान दोनों को। जहांदर शाह कौन था? एम्परर था। और जुल्फिकर खान उसका वजीर। इन दोनों को मार के ये नेक्स्ट जो एम्परर बनाते हैं वो बनाते हैं फारूक सियार को। सैयद ब्रदर्स नाम है इनका। अब्दुल्ला खान जो वजीर थे, और हुसैन अली खान जो मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है ये अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। मीर बख्शी जो है वो पोस्ट है अकाउंटेंट की, ये ध्यान रखना। अब फारूक सियार के टाइम पे इंपॉर्टेंट जो इवेंट हो रखे हैं हम उन्हें देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला इवेंट तो ये है कि 1717 में बना बंगाल। और बंगाल को बनाया कि बंगाल जो है वो एक ऑटोनोमस स्टेट बनती है, जिसका फाउंडर था मुर्शिद कुली खान। ये नाम याद रखना। दूसरा, उसके बाद 1717 में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान मिलता है ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट का, और साथ में दस्तक। यहाँ पर लिख लो साथ में, DUSTA के दस्तक। दस्तक यानी कि सिग्नेचर, कंपनी की मोहर। कि कंपनी जिस जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर, जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी की मोहर लगी होगी, वो जो है वो फ्री ट्रेड में जाएगा। 1717 का ये फरमान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है, और इसका कारण ये था कि फारूक सियार जो है वो बीमार हो जाते हैं और एक इंग्लिश डॉक्टर उनको ठीक कर देते हैं। खुश होकर फारूक सियार जो है उन्हें फरमान दे देते हैं ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट का, इन रिटर्न ऑफ कि आपको साल में जो है वो एनुअली कुछ सम अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट था ये 30 लाख के अराउंड था, कि आपको साल भर में इतना पे करना है, रेस्ट आप अपनी जो है वो जितना ट्रेड आपको करना है ड्यूटी फ्री आप करते जाओ। ये याद रखना। उसके बाद यहाँ पर अब जब ये ट्रेड फ्री जो है वो फारूक सियार जो को दे देते, फारूक सियार दे देते हैं कंपनी को, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सैयद ब्रदर्स को ये लगता है कि हमने जो है वो गलत पर्सन को अपॉइंट कर दिया, ये तो मुगल एम्पायर के लिए सही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मराठास, मराठास की हेल्प से सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, फारूक सियार को मार देते हैं 1719 में। ये ध्यान रखना, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मराठास फारूक सियार को मार देते हैं सैयद ब्रदर्स, पहला पॉइंट। दूसरा, जो बंदा सिंह बहादुर ने बहादुर शाह को परेशान किया था, ठीक है, उसके बाद जो जहांदर शाह था उसको परेशान किया था, बंदा सिंह बहादुर, बहादुर शाह जो है वो बंदा सिंह बहादुर को जो है वो आपके सैयद ब्रदर्स जो है वो मार देते हैं। सैयद ब्रदर्स बंदा सिंह बहादुर को भी जो है वो मार देते हैं, ये फैक्टर भी याद रखना। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट, जब फारूक सियार को मारने के बाद विद द हेल्प ऑफ मराठास, सैयद ब्रदर्स जो है वो दो बीच में जो है वो यहाँ पर जो है वो मुगल एम्परर आते हैं, जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते हैं। राफी उस दौला, राफी उस दारा जट, राफी उस दौला, राफी उस दारा जट, ये दो आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दोनों पर्सनालिटीज थे, ये इनको जो है वो उतने कैपेबल नहीं थे, और एम्परर जो जो आगे नवाब थे, जो जो इन एम्परर के नवाब थे, वही जो है वो इनको जो है वो मार देते हैं। यानी कि जो वजीर था सैयद ब्रदर्स, वो इनको लिबर, इन्होंने उन्होंने इन्हें जो है वो क्या बनाया, एम्परर भी बनाया, और वही जो है वो इन्हें मार भी देते हैं। तो ये फैक्टर याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट बनते हैं वो बनते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का जो टाइम था वो था 1719 से लेकर 1748। अब होता क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीला को ये पता चल जाता है कि अगर मैंने सैयद ब्रदर्स को जिंदा रहने दिया तो ये मुझे मार देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ अनदर नोबल जिसका नाम था निजाम, अब निजाम बिलोंग करे थे ईरानी नोबल फैमिली से, और सैयद ब्रदर्स थे हिंदुस्तानी नोबल फैमिली से। तो यहाँ पर क्या होता है कि निजाम की मदद से सैयद ब्रदर्स को जो है वो मार दिया जाता है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला को ये भी पता होता है कि अगर मैंने निजाम को वजीर बना दिया तो निजाम मुझे भी मार सकता है। तो ये क्या करते हैं, निजाम को बोलते हैं कि तू तू मुझसे दूर रह, इसको वजीर नहीं बनाते हैं, इसको दूर रखते हैं। और फिर फाइनली यहाँ से क्या करते हैं, निजाम जो है वो नाराज होकर जो है वो अलग चले जाते हैं, और
वो जो है वो 1724 में जो है वो हैदराबाद एक अलग से जो है वो स्टेट बना देते हैं। ये बनी है 1724 में, याद रखना। और इसको बनाया था निजाम ने, और निजाम उल मुल्क का जो दूसरा नाम है वो है चिनक्लिच खान। ये जब हम हैदराबाद पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा कवर हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में इंपॉर्टेंट होने वाले इवेंट। तो देखो, सबसे पहले तो मोहम्मद शाह रंगीला की अगर हम बात करें, तो ये म्यूजिक का फैन था, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इंटरेस्ट नहीं था। इसको पता भी नहीं था कि मराठा राइज कर रहे हैं। और मराठास में भी अगर हम बात करें 1737 में, जो पेशवास थे, अब ये पेशवास कहाँ से आ गए ये नया कंसेप्ट नहीं है। जो पेशवास थे यानी कि जो मराठा सरदार थे, वो जो है वो दिल्ली तक अटैक करते हैं। और 1737 में यहाँ पर बैटल ऑफ भोपाल हो रखी है, जिसमें निजाम वर्सेस मराठा। और यहाँ पर जो है वो मराठास की विक्ट्री, मराठास जो है वो जीत जाते हैं इस बैटल को, निजाम जो है वो हार जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है वो मराठास का राइज जो है वो शुरू हो गया था। पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी सेंट्रल अथॉरिटी या फिर नॉर्थ में राजा कमजोर होगा, तो वहां पर क्या होगा, नॉर्थ में पॉलिटिकल वैक्यूम रहेगा। इस पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाएंगे एक तो फॉरेनर्स, दूसरा रीजनल जो है वो रूलर्स, यानी कि रीजनल लीडर्स। तो रीजनल लीडर्स में अगर हम बात करें पेशवास, तो पेशवास ने उसका फायदा उठाया और दिल्ली को जो है वो दिल्ली के को जो है वो लिमिटेड कर दिया, यानी कि मुगल एम्पायर को लिमिटेड दिल्ली तक ही कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर जो फायदा उठाया वो उठाया नादिर शाह ने। नादिर शाह ने जो है वो अटैक किया भारत के ऊपर 1739 में, मुगल साम्राज्य के ऊपर, विया खैबर पास ये आया। और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ करनाल। और इस बैटल ऑफ करनाल में जो है वो बहुत बुरा तरह से जो है वो रंगीला जो है डिफीट होते हैं। और यहाँ पर जो है वो, इसको जो है वो नादिर शाह जो है वो इन्वेजन भी कहा जाता है, याद रखना। और इसके कारण नादिर शाह ने क्यों अटैक किया भारत के ऊपर या मुगल एम्पायर के ऊपर, तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट था कि वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था। दूसरा, वो ट्रेड एंड कंट्रोल, ट्रेड जो रूट था, एंशियंट ट्रेड रूट था, जिसके ऊपर बाबर ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की, हुमायूं ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की, अकबर ने भी कंट्रोल किया उसको। तो ये कहीं ना कहीं जो वो नादिर शाह भी उसको कंट्रोल करना चाहता था। इवन डिसरिस्पेक्टेड बाय रंगीला, जैसा एम्बेसी, जैसे एम्बेसडर्स आज एक्सचेंज होते हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था। तो रंगीला ने जो है वो मना कर दिया था कि वो जो है वो ईरान के साथ कोई भी जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखना चाहता। तो जिसकी वजह से जो है वो नादिर शाह को लगता है ये कि ये मेरी डिसरिस्पेक्ट है, और इस कारण भी जो है वो अटैक करता है। फिर एक फैक्टर और आता है, वो आता है कि भारत को जो है वो सोने की चिड़िया कहा गया है। तो ये जो सोने की चिड़िया की जो वेल्थ थी, ठीक है, जो वेल्थ ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नादिर शाह को जो है वो अट्रैक्ट करती है। पॉलिटिकल वैक्यूम में आपको बता चुका हूँ कि जब जब सेंट्रल अथॉरिटी या फिर अगर हम बात करें दिल्ली पर जो है वो कमजोर शासक था, तो हमेशा फॉरेन अटैक होते हैं। एक्शन होता है बैटल ऑफ करनाल के साथ। यहाँ पर एक तरफ नादिर शाह था और दूसरी तरफ मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला की हेल्प करने वाले थे नवाब ऑफ अवध, शादत खान। अवध की अगर हम बात करें तो यह है प्रेजेंट टाइम वाला यूपी। इसका जो रिजल्ट है, नादिर शाह की विक्ट्री। ठीक है, अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा और इन डेप्थ डिटेल में बताता हूँ। जब नादिर शाह जीत जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद नादिर शाह 60 दिन तक दिल्ली के ऊपर रूल करते हैं। 60 दिन तक दिल्ली के ऊपर रूल करते हैं नादिर शाह। लेकिन होता क्या है कि मीनवाइल बीच में ना एक रॉमर स्प्रेड कर देते हैं, मतलब एक अफवाह उड़ा दी जाती है कि नादिर शाह मर गया। जब नादिर शाह को ये पता चलता है कि मुझे तो है, इन्होंने जिंदे जी मार दिया है, मैं तो जीवित हूं और फिर भी इन्होंने मुझे मार दिया। तो फिर नादिर शाह ये कहता है, एक ऑर्डर देता है, लूट लो। दैट मीन्स दिल्ली को लूट लो। तो यहाँ पर इतनी लूट मार की जाती है कि अप्रोक्सीमेटली 3 साल तक जो है वो कोई टैक्स नहीं लगता। नादिर शाह ईरान में कोई टैक्स नहीं लगाता, इतना लूट कर जाता है। यहाँ से पीकॉक थ्रोन, जो शाहजहां की पीकॉक थ्रोन थी, उसको लेकर जाता है, कोहिनूर डायमंड लेकर जाता है, ठीक है, और मिलियन ऑफ गोल्ड, प्लस साथ में एलिफेंट्स और ह्यूमंस को भी लेकर जाता है, यानी आदमियों को भी लेकर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। प्लस यहाँ से सर क्या होता है। हाँ जी। सर इसमें एक ये पार्ट बताओ कि जो ये बैटल ऑफ भोपाल हुई, इसमें आपने लिखवाया कि मराठा वर्सेस निजाम थी। तो हाँ जी, ये वाला निजाम मतलब इन दोनों की बैटल क्यों हुई मतलब साथ में? मैं बताता हूँ, इसकी बहुत सिंपल सी कहानी है। इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे अब ये दिल्ली है, ठीक है, मराठा यहाँ से गए,
ठीक है, उन्होंने एम्पायर को बोलिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि एम्पायर को ये पता चल गया था कि नादिर शाह अटैक कर सकता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मराठा यानी कि बाजीराव जब वापस आ रहे थे, वापस आते आते बीच में यहाँ पर आ गया हैदराबाद। अब उनकी फोर्सेस को यहाँ से क्रॉस होना था, क्रॉस होते उनको चैलेंज कर दिया निजाम ने। तो फिर उन्होंने मीनवाइल सोचा कि इनको हराते ही चलते हैं। को ऐसी इसमें जो है, जब आप हैदराबाद को पढ़ोगे तो वहां आपको क्लियर होगा। इसमें तीन पावर्स है इंपॉर्टेंट। साउथ में तीन पावर्स है, एक मराठा, दूसरा निजाम, और तीसरा उस मैसूर। ये तीन इंपॉर्टेंट पावर्स जो है वो अभी राइज होगी, जो अलग अलग रीजनल स्टेट्स में आएगी। ये क्या करते थे, एक दूसरे की टेरिटरी में अटैक करते थे। मराठा ने निजाम पे अटैक कर दिया, निजाम ने जो है वो मराठा पे अटैक कर दिया। ठीक है, या मराठा ने मैसूर पे अटैक कर दिया, मैसूर ने मराठा पे अटैक कर दिया। तो इसकी वजह से इनके आपस में बनती नहीं थी। तो जब यहाँ से मराठास ने जब इधर अटैक किया दिल्ली पे, तो उन्हें लगा कि अब हम दिल्ली को तो कंट्रोल कर कर आए हैं, तो क्यों ना निजाम को भी जो है वो हरा दिया जाए। साथ के साथ में निजाम भी तंग कर रहा है, निजाम भी राइज कर रहा है। तो ये जो है वो वापसी आते हुए यहाँ पर बैटल ऑफ भोपाल जब होती है, तो यहाँ पर जो है वो निजाम को हरा देते हैं। और एक फैक्टर और भी है यहाँ पे, जो दूसरा फैक्टर यहाँ पर आता है वो ये कि निजाम जो है वो, निजाम ने ना अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं करी थी, और उन्होंने कहा था कि वी आर पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो जब यहाँ से निजाम की फोर्सेस जो है वो दिल्ली जा रही थी मोहम्मद शाह रंगीला को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मील वाइल भी ऐसा हो सकता है कि निजाम और जो है वो मैं जो मराठास थे वो दोनों आमने सामने आ गए और उनके बीच में बैटल हो गई। ठीक है सर। ठीक ठीक है, कोहिनूर है। डायमंड यहाँ से लेकर जाते हैं और मिलियन ऑफ गोल्ड वगैरह जो है वो नादिर शाह लेकर जाता है। अब नादिर शाह ने अटैक तो किया, ये बात ध्यान रखना, लेकिन नादिर शाह के अटैक के बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह रंगीला की हार से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ से जो है वो एम्परर की वीकनेस एक्सपोज होती है। और ये किसको पता चलता है, सबसे पहले पता चलता है रीजनल लीडर्स को, यानी कि मराठास हो गए, सिख हो गए, या फिर हम बात करें जो ऑटोनोमस रूलर्स थे लाइक मुर्शिद कुली खान, निजाम उल मुल्क। इन्हें पता चलता है कि अब जो है वो एम्परर खत्म है, मतलब हम जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा पता चलता है यूरोपियंस को, यूरोपियंस तक ये मैसेज जाता है कि दिल्ली जो है वो कमजोर है, अब वो इतनी ताकतवर नहीं रही है कि वो पूरे देश को प्रोटेक्ट कर सके। तो इट वॉज द टाइम, अब ये टाइम है कि अब जो है वो क्या करे, पॉलिटिकली कंट्रोल करना शुरू करे, ऐसा उस टाइम पर जो है वो यूरोपियन सोचते हैं। और इसमें सबसे पहले जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं फ्रेंच। ये जब फ्रेंच अभी अभी आने वाला है वहां पर मैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट एम्परर थे वो थे अहमद शाह सेकंड। जो अहमद शाह सेकंड है, इनका जो टाइम है 1748 से लेकर 1754 तक का है। ठीक है, याद रखना। और इनके टाइम पे कर्नाटिक वॉर हो रखे हैं। अभी कर्नाटिक के जो युद्ध है, ठीक है, ये बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो है वो फ्रेंच हो रखे हैं। यानी कि फ्रांस की जो कंपनी थी वो, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की कंपनी थी, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रखी है, दैट इज योर कर्नाटिक वॉर। अब कर्नाटिक वॉर, नाम तो कर्नाटिक एक इंडियन नाम आ रहा है, और इंडियन जो है वो प्रिंसली स्टेट का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हम जो है वो आगे समझेंगे। इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट और हो रखा है, वो हो रखा है नादिर शाह का। नादिर शाह के जो आगे के जो उनके जो वंशज थे, या फिर नादिर शाह का जो गवर्नर था अफगान के लिए, अहमद शाह अब्दाली, उसके अटैक। अहमद शाह अब्दाली ने फ्रिक्वेंटली अटैक किया है 1768 तक। इवन लाइक 1761 में बैटल ऑफ पानीपत के बाद भी इस जो है वो इसने जो है वो अटैक किया है, जिसकी वजह से जो है वो मुगल ग्लोरी और खत्म हो जाती है। अहमद शाह को, ठीक है, अहमद शाह को उनका वजीर जो है वो इमाद उल मुल्क जो है वो मार देता है। और मारता भी कैसे है, सबसे पहले उनको अंधा करता है, फिर मारता है। अंधा करके जो है वो उन्हें जो है वो जेल में कैद कर देता है और मार देता है। फिर उसके बाद वो जो है वो एम्परर बनाता है, वो बनाता है आलमगीर सेकंड को। इमाद उल मुल्क आलमगीर सेकंड को बनाता है। लेकिन ये भी जो है वो इमाद के द्वारा ही मारा जाता है, इमाद इसको भी मार देता है। इसका जो टाइम था वो था 1754 से लेकर 1759 के बीच का। इसके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो रखा है वो है बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में ये लड़ाई हो रखी है, बैटल ऑफ प्लासी। ये हो रखी है सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, बैटल ऑफ करनाल में हमने बात की थी, एक मुगल दूसरे मुगल के साथ लड़ रहा है।
बैटल ऑफ प्लासी, एक मुगल नवाब ऑफ बंगाल किसके साथ लड़ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, मतलब यूरोपियन के साथ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या है, पॉलिटिकली यहाँ से एक्टिव हो रही है। दूसरा इसके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो रखा है वो अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन, ठीक है, ये याद रखना। देन उसके बाद 1759 में जो है वो जब इमाद इसको मार देते हैं, तो उसके बाद शाहजहां थर्ड जो है वो एम्परर बनते हैं। लेकिन 1759 में ही जो है वो क्या करते हैं, मराठा जो है वो दिल्ली पहुंचाते हैं, और वो शाहजहां थर्ड को रिप्लेस कर देते हैं शाह आलम सेकंड के साथ। जब शाह आलम सेकंड के साथ रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से इमाद क्या करते हैं, इमाद जो है वो भाग जाते हैं, और भाग कर कहाँ पहुंच जाते हैं, अब्दाली के पास। और अब्दाली को बोलते हैं कि मराठास जो है वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, और आप आओ, आप अटैक करो दिल्ली के ऊपर, आप शाहजहां को हराओ, शाहजहां शाह आलम सेकंड को हराओ, और इन रिटर्न मुझे एम्परर बना दो, मैं आपको एनुअली ट्रिब्यूट पे करता रहूंगा। ऐसा जो है वो समझने के लिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब अब्दाली को मौका मिल गया अटैक करने का। फाइनली जो अहमद शाह शाह आलम सेकंड है, इनके इनका जो टर्म था वो 1759 से लेकर 1806 का रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर इनके टाइम पे जो हो रखी है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जब ये इमाद अब्दाली को इनवाइट करते हैं अगेन टू अटैक ऑन दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। अब यहाँ पे फैक्टर ये है कि 1759 में, ठीक है, 1759 में जब दिल्ली पर जो है वो कौन पहुंचता है, मराठा पहुंचते हैं, तो वो बोलते हैं कि एम्परर को बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डिफेंड हम करेंगे। तो जब आइडली क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एम्परर पे कोई अटैक करेगा तो मराठास को आना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो अहमद शाह अब्दाली जब अटैक करते हैं, तो मराठा जो है वो उन्हें जो है वो चैलेंज करने के लिए जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं, और इसका रिजल्ट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मराठा के बहुत सारे सरदार जो थे वो हार जाते हैं, और मराठा आर्मी को जो लीड किया था वो क्या था, सदा शिव राव ने, ये याद रखना। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक इवेंट और है छोटा सा यहाँ पर, वो है बैटल ऑफ बेदरा 1759। ये जो बैटल है, ये बैटल हो रखी है बिटवीन डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये भी बैटल अभी जब बंगाल को हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, वो ये कि जब सिराजुद्दौला 1757 की प्लासी की बैटल में मर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला के बाद जो नेक्स्ट जो नवाब बनता है जिसको बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वो था मीर जाफर। अब मीर जाफर क्या करता है, कहीं ना कहीं वो डच के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। जब वो डच के साथ दोस्ती करता है, तो वो क्या करता है, डच को इनवाइट करता है, कि डच को बोलता है कि सर आप आओ, मेरी हेल्प करो, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो बंगाल से बाहर निकालो। तो इस चक्कर में ये बैटल हो रखी है ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में, दैट इज योर बैटल ऑफ बेलर 1759 में, ये याद रखना। थर्ड बैटल इसके टाइम पे हो रखी है कर्नाटिक की, थर्ड कर्नाटिक वॉर। ये तीन कर्नाटिक के युद्ध हैं, ये भी हम कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे तो वहां पर आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। और शाह आलम सेकंड के टाइम पे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट है, जो डायरेक्ट पता चलता है कि यहाँ से पॉलिटिकल रूल जो है वो ब्रिटिशर्स का शुरुआत होती है, दैट इज योर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। यहाँ पर जो है वो तीन पार्टियां एक तरफ थी और एक पार्टी एक तरफ थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस तीन पर्सनालिटीज, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आते हैं शाह आलम सेकंड, देन उसके बाद शुजाउद्दौला ऑफ अवध, ठीक है, और मीर कासिम ऑफ बंगाल। ये मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब था, शाह आलम सेकंड एम्परर था मुगल, और शुजाउद्दौला जो है वो आपके नवाब ऑफ अवध। ये तीनों मिलकर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो लड़ते हैं। इसमें जो जीतते हैं वो जीतते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया था मेजर हेक्टर मुनरो। ये भी एक बार पेपर में पूछा गया है। 1803 में जो है शाह आलम सेकंड को जो है वो कंपनी एज अ पेंशनर अपने पास रख लेती है। अब आप एक कंसेप्ट यहाँ पर समझो कि 1615 में जहांगीर के कोर्ट में गए सर थॉमस रॉय, सर थोड़ी सी जमीन दे दो, कंपनी लगानी है। मतलब एम्परर के पास हाथ जोड़कर जो है वो परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन 1803 में यहाँ पर एम्परर को ही पेंशन दे रहे हैं कि भाई तू ये ले पेंशन, हम तेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, चुपचाप बैठा रहे, सारा काम हम खुद देखेंगे। तो ये है पॉलिटिकली एक्टिव होना। तो यहाँ से कंसेप्ट ये भी क्लियर होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत तो एज अ कंपनी की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो कंपनी से जो पॉलिटिकल रूल शुरू कर दिया। तो ये यहाँ इस पर जो है वो क्वेश्चन पेपर में बनता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर जो है वो एम्परर बनते हैं, वो बनते हैं अकबर सेकंड, जिनको एम्परर बनाया कंपनी ने। 1806 से लेकर 1837 के बीच में इनका जो है वो फेज रही है। इसके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए, सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो है वो एक ग्रेट पोइट थे, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया है। इनका ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन सारी की सारी कंपनी के ऑफिशियल देख रहे थे। अकबर सेकंड के टाइम पे सबसे पहला तो फैक्टर ये याद रखना कि राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय को जो राजा का टाइटल है वो अकबर सेकंड ने दिया है। होता क्या है कि राजा राम मोहन रॉय लंदन जा रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अकबर सेकंड राजा का टाइटल देते हैं राजा राम मोहन रॉय को, और कहते हैं कि सर जाओ, जो लंदन जा रहे हो तो उधर जाके एडमिनिस्ट्रेशन में बोलना, उधर जाके पार्लियामेंट में बात करना कि सर खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, पेंशन थोड़ी सी बढ़ा दो। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको ये। तो दैट मीन्स इतना स्ट्रांग जो है वो ब्रिटिशर्स का जो है वो कंट्रोल हो गया था कि एम्परर को भी जो है वो परमिशन लेनी पड़ रही थी। राइज ऑफ यूरोपियंस यहाँ पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो यहाँ से जो है वो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 1813 में जो है वो चार्टर एक्ट आया है, ठीक है। 1814, 1828 ये जो है वो हमारा सोशल रिफॉर्म्स वाले ईयर है। 1833 में 1833 में जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। तो ये सब फैक्टर जो है वो यहाँ पर कवर होंगे, लेकिन ये कवर होंगे आपके जब हम गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे, वहां पर ये अच्छे से कवर हो जाएगा, ध्यान रखना। देन उसके बाद लास्ट जो मुगल एम्परर था वो था बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। इसका जो टाइम था 1837 से लेकर 1857 के बीच का। अब इसके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, सबसे पहला रिवोल्ट ऑफ 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट यही है। 1857 की क्रांति जो कि एक तरह से सैनिक विद्रोह था, यानी कि एक सिपाही मिटनी थी। होता क्या है यहाँ पर कि वो सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं, और सिपाही जो है वो अपने जो रिवोल्ट उन्होंने जो मिटनी की थी उसको एक पहचान देने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा एम्परर है उसको डिक्लेयर कर देते हैं लीडर ऑफ द रिवोल्ट। यानी कि बहादुर शाह सेकंड को लीडर ऑफ द रिवोल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, बहादुर शाह से पूछते नहीं है, सीधा उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिर ये पार्ट हम रिवोल्ट ऑफ 1857 में पढ़ेंगे उसके कारणों के साथ। इसके बाद याद रखना इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट है रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसकी जो डेथ है वो रंगून में हुई है। रंगून प्रेजेंट टाइम बर्मा में है। 1862 में इसकी डेथ हो रखी है। 1857 में इसको जो है वो हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद इसको डिपोर्ट कर देते हैं रंगून में। वहां पर इसकी 1862 में जो है वो डेथ हो रखी है। यहाँ से मुगल अंपायर का पूरा खत्म होते हैं। तो ये पूरे मुगल थे 1526 से लेकर 1857 तक। किसका कोई डाउट हो यहाँ तक?